हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 9 जनवरी 2023 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी और जयपुर राजस्थान की दिशाएं क्रमशः हैं। यहाँ पर कहा गया है कि भारत की राजधानी मतलब कि दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ और जयपुर की दिशाएं क्रमशः हैं दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। अगर जो है दिल्ली यहाँ है तो लखनऊ यहाँ होगा और जयपुर जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक अध्यापक की नियुक्ति महाराष्ट्र के एक विद्यालय में हुई। वह भोजन के विषय में पढ़ा रही है तथा वह भरली वांगी का उदाहरण देती है, जो कि एक व्यंजन है जो बना है सादा दाल का दमपुख्त स्टू, छोटे छोटे भरवा बैंगन से, ताजी पोमफ्रेट मछलियों का मलाईदार व्यंजन, आलू, फूल गोभी तथा मटर की करी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। भरली वांगी जो है वो महाराष्ट्र का एक व्यंजन है जो छोटे छोटे भरवा बैंगन से बनता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये नई वाली एनसीईआरटी से आया था। इस बार बहुत सारे क्वेश्चन इस वाली बुक से आए थे, तो बहुत ही जल्द हम एक वीडियो में एनसीईआरटी के उन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे जो सीटेट के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है, पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं। इनके पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं तथा विभिन्न प्रकार का भोजन खाने में उन्हें गर्म रखते हैं। विभिन्न तरीकों से चलने में उन्हें जलसह बनाते हैं। तो देखिए जो पक्षियों के पंख होते हैं वो उनको खाने में मदद नहीं करते हैं, ये सही है, क्योंकि पक्षियों के पंख उन्हें गर्म रखते हैं, उन्हें चलने में भी हेल्प नहीं करते, उन्हें जलसह बनाते हैं। क्योंकि जो पक्षियों के पंख होते हैं वो उनको पानी से भी बचाते हैं। आपने देखा होगा कि पक्षी जो होते हैं वो बरसात में अपने पंखों को फुलाकर ऐसे खुद को सेव करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ सही उत्तर है बी और डी, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। उनके आंतरिक कान एवं शरीर पर बाल होते हैं, उनके आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं, उनके बाहरी कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं, उनके बाहरी कान एवं शरीर पर बाल होते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी। जो पशु अंडे देते हैं उनके आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, उस पहली भारतीय महिला का नाम जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर कदम रखा और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा गाड़ा तथा कई फोटो भी खींची है। बछेंद्री पाल, कर्णम मल्लेश्वरी, सुनीता विलियम्स, सूर्यमणि। तो यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन ए, बछेंद्री पाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मणिपुर के संदर्भ में सही है? मणिपुर का अर्थ है जेवरों का देश। लावणी मणिपुर का लोक नृत्य है। लोकटक ताल जाना जाता है फुमदी नामक गोलाकार तैरते हुए दलदलों के लिए। मणिपुर बांस के उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखिए ऑप्शन ए सही है, क्योंकि मणिपुर को जेवरों का देश भी कहते हैं। लावणी मणिपुर का नहीं, महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। और ऑप्शन सी भी सही है, क्योंकि लोकटक ताल जो है वो मणिपुर में ही स्थित है। मणिपुर बांस के उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही है। तो सही उत्तर है ए, सी और डी, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है, कार्य ऐसी चीज है जो हम करते हैं यश कमाने के लिए, मनोरंजन के लिए, अपने को व अन्य लोगों को सहारा या भरण पोषण के लिए, ऊर्जा बचाने के लिए। तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि अपने को व अन्य लोगों को सहारा एवं भरण पोषण के लिए। नेक्स्ट है, हाथियों के झुंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए हाथियों से रिलेटेड हर बार सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनके झुंड में हमेशा 2 या उससे अधिक नर हाथी होते हैं। उनके झुंड में सारे नर हाथी होते हैं तथा हाथी के बच्चे मादा हाथियों के साथ रहते हैं। नर हाथी झुंड के साथ 14-15 वर्ष की आयु तक रहते हैं। उनके झुंड में केवल मादाएं तथा हाथियों के बच्चे रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर सी और डी सही है, क्योंकि जो नर हाथी होते हैं वो 14 से 15 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं, उसके बाद वो झुंड को छोड़ देते हैं।
और हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और उनके बच्चे ही रहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी और डी सही है। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, सोना की सहेली तारा मिजोरम से है। तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि मिजोरम में बोले जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं मिजो, लुसेई, कुकी, खासी, असमी, मेतेनॉल, अंग्रेजी, माओ, बंगाली। यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन ए, मिजो, लुसेई, कुकी मिजोरम में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। पेट्रोलियम तथा कोयले को अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है क्योंकि ये महंगे होते हैं, बनने में कई साल लगाते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं, प्रभाजी आसवन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो देखिए, पेट्रोलियम तथा कोयले को अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है क्योंकि ये बनने में कई साल लगाते हैं। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि इन्हें इसकी ज़रूरत होती है खाना पकाने के लिए, क्योंकि पर्वतों में ईंधन की उपलब्धता कम होती है। अपने को गर्म रखने के लिए उसमें उपस्थित ऑक्सीजन को जलाकर, सांस लेने के लिए क्योंकि अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है, टेंट लगाने के लिए सहारे के रूप में। तो ऑप्शन सी सही है, सांस लेने के लिए क्योंकि अधिक ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पुडुचेरी, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, केरल। तो अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश गोवा, महाराष्ट्र और केरल हैं। अरब सागर के तट पर स्थित भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान का पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिला नृत्यांगनाएं सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती हैं कहलाता है कथक, कालबेलिया, भवाई, 13 ताली। तो राजस्थान का वह पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली नृत्यांगनाएं सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती हैं वह भवाई कहलाता है। मधुबनी एक प्रसिद्ध झील है राजस्थान में, बिहार की शॉल है, आंध्र प्रदेश की बुनी हुई साड़ी है, बिहार की एक प्रकार की लोक कला चित्रकारी है, बिहार का एक स्थान है। तो देखिए, मधुबनी जो है वो बिहार की एक प्रसिद्ध पेंटिंग है और बिहार का एक स्थान है। तो विकल्प 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शोभित किताब में एक चित्र देखता है जिसमें लड़कियों को गोटियां खेलते तथा लड़कों को क्रिकेट खेलते हुए दिखाया गया है। वह अपने अध्यापक से पूछता है कि लड़के और लड़कियां अलग अलग क्यों खेल रहे हैं, लड़के गोटियां क्यों नहीं खेल रहे, लड़कियां क्रिकेट क्यों नहीं खेल रही हैं। निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण अध्ययन शिक्षण उद्देश्य इस घटना में सम्मिलित हैं? उच्च स्तरीय आलोचनात्मक सोच विकसित करना, व्यापक सांस्कृतिक नजरिया एवं सौंदर्य के प्रति संवेदना विकसित करना, अवलोकन और चित्रण के आधार पर समझ विकसित करना, सामाजिक घटना के बारे में जिज्ञासु बनाने के लिए संज्ञानात्मक क्षमता का विकास करना। तो देखिए, ऑप्शन ए सही है क्योंकि शोभित यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है कि लड़के और लड़कियां साथ में क्यों नहीं खेल रहे हैं, दोनों अलग अलग, लड़कियां गोटियां और लड़के क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं, या फिर लड़के गोटियां क्यों नहीं खेल रहे हैं और लड़कियां क्रिकेट क्यों नहीं खेल रही हैं। तो यहाँ पर शोभित जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है, आलोचनात्मक सोच विकसित कर रहा है। व्यापक सांस्कृतिक नजरिया एवं सौंदर्य के प्रति संवेदना विकसित करना, ये गलत है। तो ऑप्शन सी भी सही है क्योंकि शोभित चित्र को देखकर उसका अवलोकन कर रहा है। नेक्स्ट है, सामाजिक घटना के बारे में जिज्ञासु बनाने के लिए संज्ञानात्मक क्षमता का विकास करना, तो ये भी सही है क्योंकि शोभित जो है वो सामाजिक घटना के बारे में जिज्ञासु है। तो ए, सी और डी यहाँ पे करेक्ट हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, ए, सी और डी। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा 2 के अपने विद्यार्थियों के समक्ष विषय ऋतुएं प्रस्तावित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम शिक्षण शास्त्रीय युक्ति होगी? संप्रत्यय ऋतुएं समझाने के लिए चार्ट एवं पुस्तकों का उपयोग, श्यामपट्ट पर लिखे विषय ऋतुओं को बाद में समझाने के लिए ऋतुओं के वीडियो का उपयोग, ऋतुओं पर लिखे लेख पढ़ने के लिए समाचार पत्र का उपयोग, ऋतुओं के विषय में रुचि का विकास करने के लिए भोजन की आदतें, पहनने के वस्त्रों और संदर्भित स्थानीय साहित्य का उपयोग। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी,
क्योंकि जब हम बच्चों को ऋतुओं से संबंधित कपड़ों के बारे में बताएंगे तो वो ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे। क्योंकि अगर जब बच्चों को हम बताएंगे कि हाँ ठंडी में हम स्वेटर पहनते हैं, बारिश में हम रेन कोट पहनते हैं, तो वो आसानी से समझ पाएंगे और उसमें रुचि ले। निम्नलिखित में से कौन से कथन आकलन की प्रकृति की सही व्याख्या करते हैं? शिक्षा अधिगम की प्रक्रिया का एक अंग है जो सतत चलता रहता है। विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर तथा उन्हें क्या नहीं आता है के बारे में अवगत कराता है। सीखने में आई बाधाओं का पता लगाकर उन्हें दूर करने में सहायक है। विद्यार्थियों की सीखने की प्रवृत्ति, रुचि एवं पूर्व अनुभवों के बारे में अवगत कराता है। तो देखिए ऑप्शन ए है, शिक्षा अधिगम की प्रक्रिया का एक अंग है जो सतत चलता रहता है, ये करेक्ट है। विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर तथा उन्हें क्या नहीं आता है के बारे में अवगत कराता है, ये गलत है। क्योंकि विद्यार्थियों को जो नहीं आता है हमें उनको सिखाना है, ना कि उन्हें बताना है कि हाँ तुम्हें क्या नहीं आता है। नेक्स्ट है, सीखने में आई बाधाओं का पता लगाकर उन्हें दूर करने में सहायक। तो ये सही है, क्योंकि बच्चों को जो नहीं आ रहा है, उन्हें सीखने में जो प्रॉब्लम है, हमें उसको दूर करना है। विद्यार्थियों की सीखने की प्रवृत्ति, रुचि एवं पूर्व अनुभवों के बारे में अवगत कराता है, तो ये भी करेक्ट है। ए, सी और डी यहाँ ये तीनों सही हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में पाठ बोलती इमारतें के लिए आपको विद्यार्थियों को ऐतिहासिक इमारतों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं कि कौन सी विधि सर्वथा उत्तम होगी? ऐतिहासिक इमारतों से संबंधित आभासी सैर, ऑनलाइन खेल और पहेली, स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण और तत्पश्चात उन पर चर्चा, ऐतिहासिक इमारतों पर परिच्छेद पठन, ऐतिहासिक इमारतों का भूतकाल समझाने के लिए व्याख्यान चर्चा विधि। तो ऑप्शन बी सही है कि जब बच्चे ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण करेंगे और उसके बाद उस पर चर्चा होगी तो वो ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे। अध्यापक विद्यार्थियों से एक चींटी का चित्र बनाने को कहते हैं। कुछ विद्यार्थी चींटी के 4 पैर बनाते हैं, जबकि कुछ 6 और कुछ 8 पैर बनाते हैं। अध्यापक को क्या करना चाहिए? यह कहना चाहिए कि चींटी के 6 पैर होते हैं, 4 या 8 नहीं होते। यह कहना चाहिए कि जिन विद्यार्थियों ने 6 पैर बनाए हैं वे सही हैं और बाकी सभी विद्यार्थी गलत हैं। उन्हें चींटी का चित्र दिखाकर पैरों की संख्या देखने के लिए कहना चाहिए। उन्हें आवर्धक लेंस देकर चींटी के पैरों की संख्या को देखने के लिए कहना चाहिए। यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि जब हम बच्चों को शिक्षण सामग्री के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चींटी को दिखाएंगे और फिर बच्चे उनके पैरों को देखेंगे कि हाँ चींटी कितने पैर होते हैं, तो वो ज़्यादा प्रभावी होगा। नेक्स्ट है, कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को अंतरिक्ष यात्रियों का संप्रत्यय प्रस्तावित करना है, इसलिए आप कौन से प्रक्रम का अनुसरण करेंगे? विद्यार्थियों को अंतरिक्ष यात्रियों की परिभाषा समझाइए और याद करने के लिए कहिए। तो ये गलत है, क्योंकि हमें बच्चों को परिभाषा नहीं रटानी है। अंतरिक्ष यात्रियों पर एक व्याख्यान दीजिए, ये भी गलत है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को सिर्फ व्याख्यान दे देना, सिर्फ उन्हें लेक्चर दे देना, ये सही नहीं होता। भारत के अंतरिक्ष यात्रियों की आत्मकथाएं साझा कीजिए और उनकी मुख्य विशेषताओं को इंगित कीजिए। लास्ट है, अंतरिक्ष यात्रियों की कहानियां साझा कीजिए और विद्यार्थियों को विषय को समझने में सहायता कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ज़्यादा करेक्ट है कि उनसे अंतरिक्ष यात्रियों की आत्मकथाएं साझा कीजिए और उनकी जो मुख्य विशेषताएं हैं उनको इंगित कीजिए। नेक्स्ट है, यश ने अपने अध्यापक से पूछा, कुछ भोजन उत्पादों के पैकेट पर हरे गोले क्यों हैं, जबकि कुछ भोजन उत्पादों के पैकेट पर लाल गोले बने हैं? अध्यापक समझाते हैं कि हरे गोले शाकाहारी खाने तथा लाल गोले मांसाहारी खाने को सूचित करते हैं। अध्यापक ने विद्यार्थियों को विभिन्न भोजन उत्पादों के पैकेट देखकर उन्हें शाकाहारी तथा मांसाहारी में सूचीबद्ध करने को कहा। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं? पहचान, कल्पना, पूर्वाग्रह, वर्गीकरण। देखिए ऑप्शन ए सही है, क्योंकि अध्यापक ने विद्यार्थियों को जो भोजन उत्पाद के पैकेट हैं उन्हें देखकर पहचानने को कहा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कल्पना ये गलत है, पूर्वाग्रह ये भी गलत है और वर्गीकरण भी सही है, क्योंकि अध्यापक ने बच्चों को भोजन के पैकेट को शाकाहारी तथा मांसाहारी में
वर्गीकृत करने के लिए कहा है। तो ऑप्शन ए और डी सही है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, ए और डी। नेक्स्ट है, एक पर्यावरण शिक्षक के रूप में अपने विद्यार्थियों को पर्यावरण से संबंधित समकालीन मुद्दों से परिचित करवाना है। निम्नलिखित में से आप किसे प्राथमिकता देंगे? विद्यार्थियों को समाचार चैनल देखने के लिए कहेंगे, विद्यार्थियों को घर पर समाचार पत्र का ग्राहक बनने के लिए कहेंगे, कक्षा में संबंधित लेखों का उल्लेख करेंगे एवं उनको साझा भी करेंगे, घर पर समाचार पत्र का पठन सुनिश्चित करने के लिए माता पिता से बात करेंगे। ऑप्शन सी सही है, क्योंकि इसमें क्लास एक्टिविटी की बात की गई है कि कक्षा में संबंधित लेखों का उल्लेख करेंगे एवं उनको साझा करेंगे। नेक्स्ट है, जॉन अपने हाथों की सहायता से जंतुओं की परछाई बना रहा है और वह विद्यार्थियों से ये अंदाजा लगाने को कहता है कि परछाई में कौन सा जानवर बन रहा है। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं? अनुमान, तो देखिए ऑप्शन ए सही है कि बच्चे परछाई को देखकर अनुमान लगाएंगे। अवलोकन, ये भी सही है। और फिर निष्कर्ष, ये भी सही है, क्योंकि बच्चे फिर उस चित्र को देखकर किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि ये किस चीज का चित्र है। यहाँ पर वर्णन गलत है, क्योंकि यहाँ पर किसी चीज का वर्णन नहीं किया गया है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ए, बी और सी। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन में एकीकृत या संगठित परिप्रेक्ष्य निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है? विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन से पूरी जानकारी, सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी, विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी, विज्ञान सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन में विज्ञान सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा तीनों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, रिनी ने अध्यापक से पूछा, पौधों के तने गोल क्यों होते हैं, चौकोर क्यों नहीं? अध्यापक को क्या करना चाहिए? अध्यापक को विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वे इस बारे में उच्च कक्षाओं में सीखेंगे। गलत है। अध्यापक को विद्यार्थियों को समझाना चाहिए कि गोल तने कारण गुरुत्वाकर्षण है। ये भी गलत है, क्योंकि हो सकता है बच्चों को गुरुत्वाकर्षण के बारे में भी ना पता हो कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, तो ये कैसे समझ पाएंगे कि पत्तियों के गोल होने का कारण गुरुत्वाकर्षण है। अध्यापक को विद्यार्थियों से तने के गोल आकार होने के कारण सोचने के बारे में कहना चाहिए। ये सही है, क्योंकि जब अध्यापक बच्चों को सोचने के लिए कहेंगे तो बच्चे सक्रिय हो जाएंगे और उसके बाद अध्यापक को विद्यार्थियों को बाग में घुमाने ले जाना चाहिए तथा विभिन्न तनों के आकार देखने के लिए कहना चाहिए। ये भी सही है, क्योंकि दोनों में बच्चे सक्रिय रूप से सीखेंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां पर्यावरण अध्ययन के संपादन में प्रभावी हो सकती हैं? चॉक एवं टॉक विधि, व्याख्यान विधि, भूमिका निर्वहन और कहानी सुनाना। तो देखिए, व्याख्यान विधि सिर्फ बच्चों को लेक्चर देना और चॉक एवं टॉक विधि ये दोनों जो है ये शिक्षक केंद्रित विधियां होती हैं। भूमिका निर्वहन और कहानी सुनाना ये दोनों सही उत्तर हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, सी और डी। एक पर्यावरण अध्ययन अध्यापक विद्यार्थियों को उनकी मम्मी का वर्णन करने वाली कविता लिखने को कहते हैं। पम्मी अपनी कविता पढ़ती है, मेरी मम्मी मीठी है जैसे मिष्टी दोई। कुछ विद्यार्थी मिष्टी दोई का अर्थ नहीं जानते। यदि आप पम्मी के अध्यापक हैं तो आप क्या करेंगे? विद्यार्थियों को मिष्टी दोई लाकर खिलाएंगे, विद्यार्थियों को मिष्टी दोई का अर्थ स्थानीय भाषा में बताएंगे, विद्यार्थियों को मिष्टी दोई लाकर दिखाएंगे, विद्यार्थियों को मिष्टी दोई कैसे बनता है समझाएंगे। तो यहाँ पर करेक्ट होगा ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को मिष्टी दोई का अर्थ स्थानीय भाषा में सिखाएंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मिठाइयाँ हैं जिनको बच्चे हो सकता है वैसे दूसरे नाम से ना समझ पाएं, लेकिन जब हम उन्हें उनकी स्थानीय भाषा में बताएंगे तो वो आसानी से समझ जाएंगे। प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या की विशेषता है विद्यार्थियों को नए उत्पादों के आविष्कार में लगाना, ज्ञान अर्जित करने पर केंद्रित करना, विद्यार्थियों में सामाजिक भावनात्मक कौशलों को विकसित करना, विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन में सहायता करना। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्राथमिक स्तर पर अच्छे पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या की विशेषता है विद्यार्थियों में सामाजिक भावनात्मक कौशलों का विकास करना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।